चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ लिखा है संसाधन, जिसको अंग्रेजी में रिसोर्स कहा जाता है। संसाधन वैसा धन जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। हमारे जीवन में उपयोगी धन को संसाधन कहते हैं। हम यहाँ पे संसाधन का अर्थ लिखे हैं, इसको समझते हैं। संसाधन का अर्थ होता है संसार के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो। अर्थात वह पदार्थ जो पृथ्वी पर का कहीं का भी हो, कोई भी पदार्थ हो, वह जो मानव जीवन के सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, तभी ये संसाधन होगा। इसलिए संसाधन को संसार के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन में यहाँ मानव एक संसाधन के रूप में, मानव भी एक संसाधन है। तो मानव किस तरह से संसाधन है? तो मानव एक संसाधन के रूप में यहाँ जानते हैं कि मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव बोझा ढोने का काम करता है, कोई भी कार्यालय का काम भी कर सकता है, शिक्षण वगैरह बहुत सा ऐसा काम होता है जो मानव के द्वारा किया जाता है। अर्थात मानव स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक की अन्य वस्तुओं का उपयोग कर अपनी योग्यता का विकास भी करते हैं। यानी प्राकृतिक में जो भी वस्तु मिलते हैं उनका उपयोग करते अपने सूझबूझ के साथ, अपनी ज्ञान के कारण, और उसके उपयोग से उनकी योग्यता का विकास होता है। तो मानव स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और प्राकृतिक के अन्य वस्तुओं का उपयोग कर अपनी योग्यता का विकास करते हैं। मानव न रहे तो सारे पदार्थ या धन पड़े रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है, प्राकृतिक पर अगर मानव रहे ही नहीं तो बताइए कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हो पाएगा? मानव ही है जो सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने सूझबूझ के साथ। अर्थात मनुष्य का संसाधनों में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। मनुष्य जो है संसाधन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो ये मानव एक संसाधन के रूप में इसको समझ गए और संसाधन का अर्थ समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो मनुष्य न हो तो संसाधन का उपयोग कौन करेगा? संसाधन यूं ही पड़े रह जाएंगे, कोई भी पदार्थ का उपयोग नहीं होगा। मनुष्य का होना ही प्राकृतिक के सभी पदार्थ का उपयोग होता है और उसका विकास होता है, मनुष्य का विकास संभव है। यहाँ संसाधन का महत्व को समझना है। संसाधन का महत्व क्या है? तो संसाधन का महत्व होता है मनुष्य के आर्थिक विकास में यदि संसाधन न हो तो मनुष्य का जीवन सरल और सुखद नहीं बन सकता है। अर्थात अगर संसाधन न हो तो मनुष्य का जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाता है। संसाधन होने के कारण ही मनुष्य को हर सुख सुविधा मिल पाता है। तो संसाधन का महत्व मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अब इधर है कि कोई भी पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी न हो संसाधन नहीं कहे जा सकते। अर्थात कोई भी पदार्थ संसाधन तभी कहे जाएंगे जब उसका जीवन में उपयोग हो पाएगा। अगर जीवन में उपयोग नहीं हो जाता है जिस पदार्थ को, उसको हम संसाधन नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, अगर वह सिंचाई या विद्युत के लिए काम में नहीं आ रहा है तो वह संसाधन नहीं है, यूं ही बहते हुए चले जा रहा है। तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, जिससे कोई काम नहीं हो सकता है, मनुष्य के जीवन में जीवन का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, तो वह संसाधन नहीं होंगे। अर्थात कोई भी पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी न हो संसाधन नहीं कहे जाएंगे। चलिए जानते हैं आगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण
विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है, अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता है। हम यहाँ सबसे पहले संसाधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो उपलब्धता के आधार पर सबसे पहले हम इसके एक अलग दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण है उपलब्धता के आधार पर, तो उपलब्धता यानी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, अर्थात इसमें उपलब्धता के आधार पर पहला जो है वह प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। पहला प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल सेंसेशन। तो नेचुरल सेंसेशन अर्थात प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन वह पदार्थ जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं अर्थात मुक्त मिलते हैं, भगवान के द्वारा मिलते हैं, तो वह प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। जैसे देखिए वायु, पानी, झील, नदी, मृदा, भूमि, वन, खनिज और जीवाश्मीय ईंधन, ऐसे इस तरह का उदाहरण है। वायु प्राकृतिक से मिलते हैं, पानी प्राकृतिक से मिलते हैं, झील भी प्रकृति द्वारा ही मिलते हैं, नदी प्रकृति द्वारा ही मिलते हैं, और ये सब मुफ्त में मिलते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक से मिलते हैं वह हमको प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक पदार्थ संसाधन कहे जाएंगे। ये प्राकृतिक संसाधन का उपयोग प्रथम चरण में होता है। तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग प्रथम चरण में किया जाता है। इसके उपलब्धता के आधार पर पहला प्राकृतिक समझ गया, दूसरा है मानवकृत संसाधन, मैन मेड रिसोर्स। तो मानवकृत संसाधन, तो वह संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वह वस्तु जो मानव द्वारा बनाए जाएंगे अपने उपयोग के लिए, अपने विकास के लिए, तो वैसे वस्तु को हम मानवकृत संसाधन कहते हैं। अर्थात मानव द्वारा बनाई गई वस्तु को मानव संसाधन कहते हैं। यहाँ भवन, सड़कें, ये सब मानव बनाते हैं। रेल, संस्थाएं, कार्यालय, इस तरह का उदाहरण लिए हैं, तो ये सब मानव द्वारा बनाए जाते हैं अपनी सुविधा के लिए और विकास के लिए। तो ये वस्तुएं मानव संसाधन है। तो इसको हम मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को मानवकृत संसाधन या मानव संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कोटि के क्रियाकल्पों में किया जाता है। तो मानवकृत संसाधन या तो दूसरा जो है वह है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर अर्थात बाय सोर्स। तो बाय सोर्स जैविक संसाधन होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्स जो जैविक संसाधन सबसे पहला और दूसरा अजैविक होता है। तो सब जैविक संसाधन वैसे जो जीव मंडल से प्राप्त होने वाला जीव को हम जैविक संसाधन कहते हैं। यानी जीव मंडल से जो प्राप्त होते हैं जीव, उसे हम जैविक संसाधन के श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर जैविक संसाधन में सभी जो होंगे सजीव होंगे, सजीव को रखा जाता है जैविक संसाधन के अंतर्गत। तो जीव मंडल से प्राप्त होने वाले जीव को हम जैविक संसाधन कहेंगे, संसाधन। और इसमें उदाहरण लिए हम पक्षी, मछलियाँ, पेड़, मानव, जानवर सब सजीव हैं। ये सब सजीव जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं वह जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो संतानोत्पत्ति की होती है। अर्थात जो संतान को उत्पत्ति करते हैं वह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय संसाधन यानी नया से जो बन सकते हैं। उसके बाद जैविक संसाधन के बाद अजैविक संसाधन है, तो एवैटिक रिसोर्स। जैविक संसाधन के बाद एवैटिक रिसोर्स अर्थात वातावरण में उपस्थित सभी निर्जीव पदार्थ, जो निर्जीव पदार्थ है वह अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत,
ये जितने भी चीज़ है ये सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत है। अजैव निर्जीव वाले होंगे, जैविक सजीव वाले, सजीव जितने हैं सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैविक संसाधन सभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं और अजैविक जितने भी निर्जीव हैं सब अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वह है पुनः प्राप्ति के आधार पर। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटते हैं। यहाँ पर हम नवीकरणीय संसाधन को जानते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय को रिन्यूएबल रिसोर्स के अंग्रेजी में कहते हैं। ये सभी जैविक, हम इससे पहले जैविक संसाधन पढ़े थे कि जितने भी जैविक संसाधन है वह नवीकरणीय है। तो यहाँ पर सभी जैविक संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सभी जैविक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन, हम जैविक संसाधन में यह देखे थे कि ये सब सजीव है, जबकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र लिखे हुए हैं। तो ये सब भी नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब होता है नया से जिसका पूर्ति हो सके। सूर्य का प्रकाश का भी पूर्ति पुनः हो सकता है, हवा, तालाब, झील में पानी पुनः प्राप्ति हो सकती है, नदियों में, समुद्र में। तो ये जो पुनः दोबारा से मिल सके, दोबारा से नया बन सके, वह नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो सभी जैविक संसाधन नवीकरणीय है और सूर्य का प्रकाश भी नवीकरणीय है, हवा भी नवीकरणीय संसाधन है, तालाब, झील, नदियाँ और समुद्र ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ये प्राकृतिक रूप से स्वतः उपलब्ध होते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन वह प्राकृतिक से अपने आप स्वतः मिलते हैं या इसको हम भौतिक या रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न होते हैं। कर नहीं सकते, उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक द्वारा ही होता है, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से अपने आप होते हैं या भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा होते हैं। तो ये नवीकरणीय होते हैं। वन और वन्य जीव जंतु एवं तालाबों और समुद्रों में एकत्रित जल जो है वह हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तालाब में, वन में हमेशा जंगल मिलेंगे, वन मिलेंगे और वन में जंतु भी मिलेंगे। वन में जो रहने वाले जंतु है तो उसको वन जीव कहते हैं। तो हमेशा उपलब्ध होते हैं, इसीलिए इन्हें सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं। सतत उपलब्ध संसाधन जो हमेशा रहते हैं। नदियों का बहता जल, सूर्य का प्रकाश, हवा को प्रवाहनीय संसाधन कहते हैं। जो नदियां हैं, हवा है, जल, सूर्य का प्रकाश है, ये सब प्रवाहनीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये लाभ के साथ साथ तेज गति होने पर हानिकारक होती है, तब हम इसको संसाधन नहीं कहते हैं, तब यह संसाधन रह नहीं पाता है, इसलिए संसाधन नहीं कहते हैं। जैसे बरसात के समय में नदियाँ में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और यह बाढ़ का रूप लेता है और हमको क्षतिग्रस्त कर देता है। तो इस तरह से वह संसाधन के रूप नहीं ले सकता है। तो संसाधन जो हमको विकास की ओर ले चले वही संसाधन होगा। तो इस तरह से हवा भी कभी कभी इतना तेज आ जाता है कि घर को उड़ा लेता है, छत को उड़ा लेता है। तो इस तरह से हवा भी हमारे लिए संसाधन नहीं रह पाता है। तो तेज गति से होने वाले हानि के कारण इसे संसाधन नहीं कहेंगे। तो ये हमको नवीकरणीय संसाधन के बारे में देखे। आगे हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर हमने नवीकरणीय देखा था, ये है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स जिसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद आसानी से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद आसानी से दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं हो तो वह अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
अर्थात एक बार जो संसाधन खत्म हो जाए और दोबारा से हम उसको बना नहीं सकते या बनाने में बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है पेट्रोल और खनिज, इस तरह का संसाधन है। खनिज में कई है। और इधर अचक्रीय संसाधन होता है। तो अचक्रीय संसाधन जिसका उपयोग केवल एक बार हो सकता है उसको अचक्रीय, और जिसका उपयोग करने के बाद भी खत्म नहीं होता है वह चक्रीय होता है। तो यहाँ पर इसको समझने का बात यह है कि अचक्रीय और चक्रीय क्या है। जैसे मान लीजिए कई सारे धातुओं को बार बार पिघलाकर हम नया नया सामान बना सकते हैं, लेकिन तो जो बना सकते हैं वह चक्रीय हुआ। अब जब जैसे मान लीजिए तेल एक बार उपयोग कर ले, जला देने के बाद दोबारा से नहीं ला सकते, उसके राख से हम कुछ नहीं बना सकते, अर्थात एक बार उपयोग हुआ खत्म हो गया, वह हो गया अचक्रीय। तो इस तरह से पेट्रोल हुआ, एक बार खत्म हो जाने के बाद, जला जाने के बाद दोबारा से नहीं ला सकते हैं, तो वह अचक्रीय में आ गया। चक्रीय में धातुओं को पिघलाकर बार बार पिघलाकर हम नया कुछ न कुछ बना सकते हैं, नया उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग करने के बाद खत्म नहीं होता है, इसलिए चक्रीय और वह अचक्रीय के श्रेणी में आता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे ये चौथा जो है वह है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसके आधार पर निजी संसाधन होते हैं। निजी संसाधन पर्सनल रिसोर्स को कहते हैं। निजी संसाधन यानी पर्सनल रिसोर्स। तो वह वस्तु जो उसके स्वामी बोले तो मालिक, मतलब वह वस्तु जो उसके स्वामी अर्थात जो वस्तु का मालिक है के इच्छा से उपयोग में लाई जाती है वह निजी संसाधन कहते हैं। अर्थात इस ऐसा वस्तु जिस पर उसके मालिकाना हक हो निजी संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कृषि, कोई भी कृषि का काम, वह भूमि, उद्यान, मकान, कार, मोटर साइकिल, मोबाइल फोन, ये सब निजी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसको बिना उसके मालिक के इजाज़त बिना हम नहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात वह संसाधन जिसका मालिक वो उस संसाधन के लिए उसका मालिक स्वतंत्र होता है उसके उपयोग करने के लिए, लेकिन दूसरे को उपयोग में लाने के लिए उसके मालिक यानी उसके स्वामी के इच्छा से ही लाई जा सकती है, ऐसे नहीं लाया जा सकता है। तो जिस पर उसके मालिकाना हक हो वह निजी संसाधन कहलाते हैं। तो इसका उपयोग के में स्वामी स्वतंत्र होते हैं। और इस निजी संसाधन के बाद जो है दूसरा वह है सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, गांव और नगर के सभी लोगों के लिए सुलभ के लिए किया जाता है वह सामुदायिक संसाधन होते हैं। अर्थात वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, गांव और नगर के सभी लोगों के लिए उपयोग में लाया जा सके वैसा संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो सामुदायिक में वैसा संसाधन कौन कौन सा है? तो चारागाह है। चारागाह में कोई भी जाकर के अपने जानवरों को चरा सकता है। खेल के मैदान में कोई भी बच्चा जाकर खेल सकता है, किसी को भी हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं लगता है। ये सभी समुदाय, सभी गांव के बच्चे हो सकते हैं। तालाब में कोई भी पानी ला सकता है, कोई भी शमशान हो गया, भूमि हो गया, शमशान में भी कोई भी जाकर के मुर्गा जला सकता है। भूमि, साप्ताहिक बाजार हो गया, ये भूमि, पंचायत भवन, विद्यालय, पर्यटन स्थल, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर अगला जो है वह है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। राष्ट्रीय संसाधन में वैसी संसाधन जिस पर राष्ट्र या देश का अधिकार हो, वह संसाधन जिस पर राष्ट्र या देश का अधिकार हो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कृषि,
सागर तटों के पास के 12 समुद्री मील तक अर्थात 22.22 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन, इस पर देश का अधिकार होता है। जैसे कृषि हमारे निजी के लिए खेत दिया जाता है, लेकिन सरकार अपने जरूरत के हिसाब से उसे कभी भी ले सकता है। इसके लिए कुछ मूल शर्त है। वह हमको उजाड़ तभी सकता है जब वह हमको बसाने के लिए कहीं जगह देता है, तभी उजाड़ सकता है। तो अर्थात ये अपने ज़रूरत के अनुसार हमको वो शर्त के अनुसार उस जमीन को छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया। तो राष्ट्रीय संसाधन में यह है। और आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इंटरनेशनल रिसोर्स। जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे समुद्र क्षेत्र में हमारा किसी भी देश का अधिकार उसके 200 किलोमीटर तक होता है। 200 किलोमीटर से आगे का क्षेत्र जो है समुद्र का, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होता है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। तो ये चलिए आगे जानते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य संसाधन होता है। संभाव्य संसाधन ऐसा संसाधन है जिनका उपयोग हो सकता है, लेकिन उचित तकनीक के अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से उसका उपयोग नहीं होता। यानी ऐसा संसाधन जिनका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और भी दूसरा कारण है जिसके कारण से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा, ये सब भारत में इसका अच्छा स्रोत है, लेकिन हर जगह इसका अभी यूज नहीं हो रहा है। तो ये संभाव्य संसाधन के श्रेणी में रखा गया है। ज्ञात संसाधन है वह संसाधन जिनको ढूंढकर उपयोग किया जाता हो, अर्थात जिनकी तकनीक विकसित हो चुकी हो तथा सार्थक उपयोग भी होता है। तो वैसे संसाधन को ज्ञात है, जिनके बारे में पता है, हम उनका उपयोग भी कर रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजी भी पता है, तो वैसे संसाधन को ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे असम, बम्बे, हाई गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम को निकाला जाना, ये ज्ञात संसाधन में। भंडारी संसाधन वह संसाधन जो उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास तकनीक का अभाव है। जैसे हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन हमारे पास, हाइड्रोजन ईंधन के बारे में सब कुछ जानकारी है, लेकिन इसके उपयोग के लिए, इसको इस्तेमाल के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वह उपलब्ध नहीं है। तो ये भंडारी संसाधन, इसको सुरक्षित रखा जाए, भंडारी संसाधन। संचित संसाधन होता है। उसके बाद संचित संसाधन में ऐसा संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो, परंतु और सस्ती तकनीक के अभाव या अन्य कारणों से वर्तमान समय में उपयोग नहीं होता है, तो वह संचित संसाधन कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्षा के समय में खेतों में नहरों का पानी का जरूरत नहीं होता है, तो उस समय वह संसाधन नहीं रह पाता है, वो संचित हो जाता है। तो संचित में आ जाता है, तो वह संचित संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो संचित संसाधन, भंडारी संसाधन, ज्ञात संसाधन और संभाव्य संसाधन विकास के स्तर के आधार पर होता है। तो इसको समझ में आ गया होगा। अगला बार इससे आगे का पार्ट बनाएंगे, उसमें आप लोग अगला वीडियो में